वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी वाली जो सीरीज चल रही है उसमें 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये 52। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति एक ही बात है। इसकी रचना हरिशरण द्वारा की गई। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हरिशरण कुमारगुप्त प्रथम का राजकवि था। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण के द्वारा की गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति। हरिशरण जो है वो कुमारगुप्त प्रथम नहीं, समुद्रगुप्त का राजकवि था। बहुत पूछते हैं प्रश्न, तो तीसरा वाला सही नहीं है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी, संस्कृत में की थी। हरिशरण समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा इनकरेक्ट है। सूची एक को सूची के 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची एक में है घटनाएं और सूची में है उनकी तिथियां। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जाना, बंगाली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, कनिष्क का राज्यारोहण, अरवोगी सिंध पर विजय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, किसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ABCD बनाकर भी प्रश्न बन सकता है। जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1838 में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। कनिष्क का राज्यारोहण 78 BC यानी 78 ईसा पूर्व। और अरबों की सिंध पर विजय 712 ईस्वी। तो 4 3 2 1 वाला बन रहा है इसमें, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जाना 1838 में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व। अरबों की सिंध पर विजय 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 6ठी सदी या शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। इंग्लिश में इंडो ग्रीक बोलते हैं इनको। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। सारे के सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास ऐसा नहीं था, जो धनपति होते थे वो भी सिक्के जारी कर सकते थे और नागरिकों द्वारा भी सिक्के जारी किए जाते थे। आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए, यानी दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, निगेटिव स्टेटमेंट है। एग्जाम्स में अधिकतर किंतु केवल वाले स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं। देखिए, सिक्के राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो बी वाला जो है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। शासकों के नाम और प्रतिमायुक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राटों द्वारा जारी सिक्कों से अलग था। 6ठी सदी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। धनी व्यापारियों को मसथुवन तथा सतवाह कहा जाता था। मसाले, कपड़े तथा जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में नदी मार्गों तथा भूमार्गों का प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए किया जाने लगा। मध्य एशिया तथा उससे भी आगे के भूमार्ग का वर्णन मिलता है।
समुद्र तट के कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका से पश्चिम एशिया और बंगाल की खाड़ी से चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और वे इन मार्गों पर व्यापारियों से उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूलते थे। तमिल भाषा में मसथुवन और प्राकृत भाषा में सतवाह और सेठी व्यापारी को कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। श्रेणी किसे कहा जाता था? श्रेणी 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 उत्पादकों तथा व्यापारियों का संघ थी। श्रेणी पे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये कच्चा माल खरीदने तथा वस्तुओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र थे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हुएनसांग के आगमन के समय पाटलिपुत्र खंडर में बदल चुका था। मौर्य काल में पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। जब हुएनसांग भारत आया तो उसके आने तक जो पाटलिपुत्र है वो खंडर में बदल चुका था। मौर्य काल में पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था। मथुरा जो थी व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तीनों के तीनों करेक्ट है इसका आंसर 1 2 3। देखिए सारे के सारे ये सही हैं। 7वीं सदी में जब हुएनसांग भारत आया तो उसने पाटलिपुत्र का वर्णन एक खंडर के रूप में किया। मौर्य काल में प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे तथा उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसा था। पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था। मथुरा मौर्य काल में व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। नंबर 7 पर आ जाइए। भूमिदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अग्रहार ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को कहते थे। दान दी गई भूमि केवल पुलिस और सैनिक प्रवेश की अनुमति थी। दान दी गई भूमि में केवल पुलिस और सैनिक प्रवेश की अनुमति थी। अग्रहार बिल्कुल ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहते थे और जो दान में दी गई भूमि है उसमें पुलिस और सैनिक तो प्रवेश कर ही नहीं सकते, उनका प्रवेश वर्जित था। तो पहला वाला ही सही है केवल। अग्रहार उस भूमि को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। इस भूमि पर कर नहीं वसूला जाता था। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। दान दी गई भूमि में पुलिस और सैनिकों का प्रवेश वर्जित था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि जो दान होता था इसके परिणाम क्या हुए उसके संदर्भ में गलत कौन सा होगा इसमें? भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ। सामंतों ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया। भूमिदान से राज्य तथा किसानों के संबंध के बीच में जो संबंध है वो अधिक स्पष्ट हुए। बिल्कुल ये तो होगा, अगर इसको वास्तविकता से देखें तब भी होगा। सामंतों ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया। आज भी कोई ऐसा करे तो बिल्कुल समर्थक जुटा लेगा। भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ, ये गलत है। कोई सरकार अगर उदाहरण देके हम तो समझे फ्रीबीज बांटती है तो बिल्कुल समर्थक जुटा सकती है, अपने वोट ले सकती है पब्लिक से, ठीक है, फ्री करने के नाम पे, लेकिन उसका बोझ जो पड़ेगा वो सरकार के खजाने पर ही पड़ेगा ना, ठीक है, लोन लेना पड़ेगा। तो पहला यहाँ पर गलत हो जाता है, दूसरा तीसरा सही है। गलती अपने को बताना है तो पहला गलत है यहाँ केवल, क्योंकि भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने के संकेत मिलते हैं, ना कि मजबूत होने के। राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भी भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने आरंभ कर दिए। भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के मध्य संबंध स्पष्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर सामंतों का अधिकार नहीं था, जैसे पशुपालक,
संग्राहक और शिकारी आदि। संभवतः ऐसे लोग अपने जीवन तथा आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन हैं यहाँ पर। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश से हुआ। बिल्कुल करेक्ट है पहला और दूसरा, सी है इसका आंसर। देखिए प्रभावती गुप्त एक महत्वपूर्ण नाम बन जाता है क्योंकि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, जिसका विवाह वाकटक वंश में हुआ। तो पहला दूसरा दोनों सही है। कुछ खास बात क्या थी इसमें? संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख के अनुसार ये जो प्रभावती थी, प्रभावती गुप्त, भूमि की स्वामिनी थी और उसने दान भी किया था, इसलिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। शब्द हैं, संबंधित अर्थ हैं। गजपति कौन है, बेल्लालार कौन है, उलवर कौन है? उलवर हलवाहा, बेल्लालार बड़े जमींदार, गहपति जमींदार तथा छोटे किसान। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के बड़े फेवरेट हैं, बहुत पूछती है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर पूछती है। तीनों के तीनों सही हैं ये, 1 2 3। गहपति जमींदार तथा छोटे किसान के लिए, बेल्लालार बड़े जमींदार के लिए, उलवर हलवाहा। सारे के सारे सही समय लेते हैं ये। बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों तथा बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधानों का पद प्राय वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे वेल्लालार या बड़े जमींदार, हलवाहा उलवर और दास अड़िमई। ठीक है, उलवर हलवाहों के लिए और अड़िमई दास। गृहपति घर के मुखिया को भी कहा जाता था। कभी कभी नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए तथा व्यापारियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? गृहपति का। गृहपति घर का मुखिया। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग व्यापारियों के लिए और व्यक्तियों के लिए भी किया जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कथन है। लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में दोनों के दोनों सही है इसका आंसर। देखिए लोहे के फाल वाले हलों की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। उपज बढ़ाने का एक तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। सिंचाई, इरिगेशन। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। शिल्पाधिकारम की रचना तमिल भाषा में की गई। कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा और पृष्ठभाग में देवता का अंकन है। कनिष्क के सिक्कों पर जो आगे वाला भाग है उसमें देवता का अंकन है और पीछे उस राजा का अंकन है जिसने वो काम किया या वो जारी करवाए। तो गलत है। शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई, कोई भी सही नहीं है इसमें। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है। क्या हो गया? कैसे गलती हो गई? कहाँ गलती हो गई? देखिए गलती जो है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है।
यहाँ जो सही होगा केवल 2 होगा, यहाँ होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है, ठीक है। और कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पृष्ठ भाग में देवता का अंकन है, दूसरा सही है। दो तीन जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ भी हुई है। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है, ठीक है, तो ये बात गलत नहीं है, तो सही हो गई ना, सही है। और दूसरा सही है क्योंकि कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा और पश्च भाग में देवता की आकृति अंकित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। राजा को दैवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन माध्यमों को अपनाना पड़ता था? क्या करें ऐसा राजा? देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ेगा, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करेगा। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सही हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से पूर्वोत्तर शासकों तक ने इसे अपनाया। कुषाण शासक इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास नाट के देव स्थान पर कुषाणों द्वारा मूर्तियां स्थापित की गईं। कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कई किसानों ने देवतुल्य स्थान के लिए देवपुत्र की उपाधि भी धारण की। संभवतः कुषाण शासक चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है। मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे। सुवर्णगिरी बंगाल में स्थित सोने की खदान थी। पहला सही है, दूसरा गलत है। स्वर्णगिरी बंगाल में नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित सोने की खदान थी। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में स्थित सोने की खान थी। स्वर्णगिरी सोने का पहाड़। मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? पाटलिपुत्र था, जो स्वयं राजधानी थी। इसके अतिरिक्त तक्षशिला, सुवर्णगिरी अंग काशी नहीं थे, तो जहाँ जहाँ अंग काशी है उसको हटा दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पाटलिपुत्र स्वयं राजधानी थी, और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी। ये 4 और ये 5, इन सब का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में या अभिलेखों में मिलता है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अरमैक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। दक्षिण भारत से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनमें अरमैक और यूनानी लिपियों का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा वाला यहाँ पर, चौथा वाला यहाँ पर गलत है। तो जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा, केवल 1, 2 और 3 सी है इसका आंसर। देखिए, मौर्य साम्राज्य से संबंधित अभिलेखों में अरमैक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में नहीं हुआ है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त शेरकुन अभिलेख अरमैक तथा यूनानी दोनों में है। तो चौथा गलत है, अन्य सारे सही हैं। नंबर 17 है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे?
अच्छी उपज, लोहे की खाद्यान्नें, गंगा तथा उपनदियों के कारण आगमन सुलभ था। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। ये सभी कारण हैं। 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। ठीक है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है सबसे पहले शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसके प्रमुख कारण थे मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खाद्यान्नें भी आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे उपकरण तथा हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। गंगा तथा इसकी उपनदियों से आगमन सस्ता और सुलभ होता था। 18वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बस जाते थे। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशाला नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। शासकों का प्रमुख काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। कौन सा सही है? इन चार में से एक ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। और वो गलत कौन सा है? पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन एकत्र करना अवैध नहीं माना जाता था, वैध माना जाता था। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन एकत्र करना वैध माना जाता था। तो जहां जहां 3 है वो नहीं होगा। 1 2 4 सी है इसका आंसर। जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड था जहां कोई जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति बस जाती थी। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत तथा संस्कृत दोनों में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की और इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होगा। उस समय संपत्ति जुटाना एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्र करना भी माना जाता था। तो तीसरा गलत है। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। चौथा सही है। 20 प्रश्न है इसमें। 19वें पर आ जाइए। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में राजा का शासन होता था। पहला सही है, दूसरा गलत है। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का ही शासन होता था, राजा का नहीं। देखिए, बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय महाजनपद नाम से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे राज्यों का इन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, इसलिए गलत है दूसरा। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। तो यहाँ तो सही है, वहां गलत है। 20वां प्रश्न और यही अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 कथन है यहाँ पर। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी और खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? की गई। तमिल और पाली भाषा में भी अभिलेखों की रचना की गई। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा वाला सही नहीं है। तो जहां जहां 4 है करिए एलिमिनेट उसको। 1 2 3 सी। 1838 ये इम्पोर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप का नाम इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों को पढ़ा। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी।
देखिए, पाली, तमिल और संस्कृत भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और यह भी संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते होंगे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। तो इस राजानगर वाले टॉपिक से 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, इससे बनते हैं ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। एक छोटा सा अमाउंट है, 199 का वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिंट इसको करा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।